हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 9th क्लास सब्जेक्ट बायो चैप्टर 1 का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आंसर रिव्यू के रूप में है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न संख्या 1 है कि तारक काय पाया जाता है। तारक काय जो है पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तारक काय यानी सेंट्रोसोम जो है वह कोशिका द्रव में पाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तारक काय यानी क्रोमोसोम मुख्य रूप से जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है, कितना होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है उसका आवर्धन अधिकतम कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा 2 लाख। यहाँ पर एक संक्षिप्त व्याख्या किया गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है, जिससे इसका आवर्धन 2 लाख गुना तक होता है। अगले सवाल, सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का क्या नाम है? कौन से वैज्ञानिक यानी सेल को खोज किए थे और नाम भी कौन दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी। बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटे कमरों को देखा और उन्हें सेल नाम दिया था, इसलिए उनको कोशिका का जनक या कोशिका का खोज के रूप में कहा जाता है। अगला सवाल, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से किससे जुड़ा रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी प्रद्रवी जलिका मुख्य रूप से किससे जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। कौन कौन से? गोल्जी काय से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से, यानी ऑप्शन डी होगा। बोलेंगे कि अंतःप्रद्रवी जलिका यानी ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विस्तृत जाल जो केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली और अन्य अंगों तक जोड़ा रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे, निम्न में से किस कोशिकांग का विकास सबसे पहले हुआ है? निम्न में से किस कोशिकांग का विकास सबसे पहले हुआ है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण या केंद्रक या लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले केंद्रक का विकास होता है, यानी केंद्रक बनता है किसी भी कोशिका में सबसे पहले। बोलेंगे कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार सुसंगठित नियंत्रण केंद्र यानी केंद्रक का विकास अन्य जटिल कोशिकांगों से पहले माना जाता है। याद रखना। आगे, F0 और F1 कणों में ऐसा क्या होता है जिससे ATP का संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन पंप। बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर स्थित F1 F0 कण एक प्रोटीन पंप यानी ATP सिंथेस एंजाइम की तरह कार्य करके हाइड्रोजन आयनों की मदद से ATP बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड यानी लवक के प्रकार है? तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी का सभी एक लवक है। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है, यानी इनमें से सभी। बोलेंगे कि प्लास्टिड के अलग अलग कार्य होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यूलोरोप्लास्ट प्रोटीन संचय करता है और ये माइलोप्लास्ट जो है वह स्टार्च संचय करता है। ये सभी इसके प्रकार हैं। अगले सवाल, प्रोप्लास्टिड आवश्यकता अनुसार किसमें रूपांतरित हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट में भी हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट में भी हो सकता है। कह सकते हैं कि प्रोप्लास्टिड एक अपरिपक्व लवक है जो प्रकाश और पौधों की आवश्यकता के अनुसार क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट किसी में भी बदल सकता है। अगले सवाल, केंद्रक कोशिका के किस कार्य को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है? यानी केंद्रक कोशिका के किस कार्य को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कोशिका के विभिन्न अंगों
के कार्यों को देखता है, केंद्रिका संश्लेषण को देखता है, आनुवांशिकता को भी देखता है, यानी सभी के रूप में कार्य करता है। बोलेंगे कि केंद्रक कोशिका का मास्टर या कंट्रोलर होता है। यह कोशिका की वृद्धि, चयापचयी या राइबोसोम निर्माण और आनुवांशिक सूचनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। याद करके रखिएगा। अगले सवाल, स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी, रक्त कोशिकाओं का पूरा नाम क्या होगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स किस समय अवस्था में केंद्रक गायब हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्व होने पर, यानी मैच्योर होने पर। बोलेंगे कि स्तनधारी के आरबीसी परिपक्व होने पर केंद्रक विहीन हो जाते हैं ताकि हीमोग्लोबिन रखने के लिए अधिक जगह मिल सके और ऑक्सीजन का परिवहन बेहतर हो सके। अगले सवाल, कोशिकाओं की सूक्ष्म आंतरिक संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? सवाल है कि कोशिकाओं की सूक्ष्म आंतरिक संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। बोलेंगे कि कोशिका के अंदर छोटे अंगों जैसे राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेहद बारीक बनावट को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही उच्च आवर्धन क्षमता से ही देखा जा सकता है। अगले सवाल, प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान। बोलेंगे कि एमजे स्लाइडेन या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे स्लाइडेन यानी 1838 और स्वान 1839। ये दोनों आपस में मिलकर कोशिका सिद्धांत दिए थे जिसके अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं से बने हैं, इनके मत के अनुसार। और ये बात सच है। आगे, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप में पाया जाता है? सवाल है कि प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। यह निश्चित रूप से पाया जाता है। कहेंगे चाहे कोशिका प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम हर एक सजीव कोशिका में अनिवार्य रूप से मौजूद रहता है। अगला सवाल, अंतःप्रद्रवी जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? सवाल है कि अंतःप्रद्रवी जलिका जो है यह निम्न में से किस क्रिया से संबंधित है, यानी यह कौन सा काम करता है कोशिका के अंदर? तो ये ऑप्शन डी सही होगा। कौन कौन सा कार्य है? प्रोटीन निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है और अंतः कोशिका परिवहन करता है। यानी कह सकते हैं कि ईआर के दो भाग होते हैं, जो खुरदुरी होंगे वह प्रोटीन को संशोधन करती है और जो चिकनी होंगी वह वसा बनाती है और नलिकाओं परिवहन तंत्र का काम करती है। अगला सवाल, इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक बिल्कुल नहीं पाया जाता है? इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्व चालनी नलिकाओं में। परिपक्व चालनी नलिकाओं में। बोलेंगे कि पौधे के फ्लोएम में पाए जाने वाली परिपक्व चालनी नलिकाओं में भोजन परिवहन को सुगम बनाने के लिए केंद्रक नष्ट हो जाता है। अगले सवाल, समुद्री जंतुओं के आंतरिक कोशिकाओं की तुलना में समुद्र का जल कैसा होता है? सवाल है कि समुद्री जंतुओं के आंतरिक कोशिकाओं की तुलना में समुद्र का जल कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरटोनिक या अति पराशरी। बोलेंगे समुद्र के जल में नमक यानी लवण की सांद्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए वह जंतुओं के आंतरिक कोशिकीय द्रव की तुलना में हाइपरटोनिक होता है। अगला सवाल, कोशिका के अंदर वसा का संश्लेषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? सवाल है कि कोशिका के अंदर जो है वह वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आंसर होगा चिकनी
अप्रद्रवी जलिका का मुख्य कार्य, इसका आंसर होगा बी चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका पर। बोलेंगे कि इसका मुख्य कार्य लिपिड, वसा और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण व संश्लेषण करता है। अगला सवाल, कोशिका विभाजन के समय तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो तारक केंद्र जो होते हैं, यहाँ पे तारक होगा जो अक्षर में लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान दोनों ध्रुवों पर जाकर तंकु तंतुओं का निर्माण करता है जो गुणसूत्र को खींचते हैं। अगला सवाल, झिल्लियों से घिरा अंगक जिसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं क्या कहलाता है? सवाल है कि झिल्लियों से घिरा अंगक जिसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह लाइसोसोम कहलाता है, याद रखिएगा। बोलेंगे कि लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरी थैली है जिसमें हाइड्रोलाइटिक पाचक एंजाइम होते हैं जो बाहरी कचरे या खराब अंगों को पचाकर नष्ट कर देता है। अगला सवाल, पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाए जाने वाली मजबूत निर्जीव परत को क्या कहते हैं? यानी पादप कोशिका जो है उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है जो मजबूत निर्जीव परत के रूप में रहता है? तो उसको बोलेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल। बोलेंगे कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी मृत और मजबूत परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कह सकते हैं या कहते हैं, जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। पूछा जाएगा कि सेल वॉल जो है वह किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज का। अगला सवाल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? पूछता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति और लवक, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है और लवक होता है, ऐसा जंतु कोशिका में नहीं है। पढ़ेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये दोनों पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस कोशिका की निश्चित आकृति नहीं होती है? वह कौन सी ऐसी कोशिका है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होगी? तो यह सब लोग जानते होंगे कि एक है अमीबा और एक है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। ये दोनों की आकृति निश्चित नहीं होती है। कहेंगे अमीबा एक स्वतंत्र जीव है और मानव शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC दोनों ही अपना आकार बदलने में पूरी तरह सक्षम है। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये सब लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। बोलेंगे कि तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जो मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक शेष 3 से भिन्न संरचना वाला है? इनमें से 3 से एक कौन सा भिन्न संरचना वाला है? तो ये होगा ऑप्शन सी, दोहरी झिल्ली वाला लवक। दोहरी झिल्ली वाला लवक क्यों? क्योंकि लवक एक दोहरी झिल्ली वाला अंगक है। इसमें स्वयं का DNA होता है, जबकि बाकी तीनों एकल या सामान्य नलिका संरचना के रूप में होती है। कौन कौन? तो अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। लेकिन केवल ये जो है यह दोहरी झिल्ली वाला अंगक है। अगला सवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ATS प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें सुसंगठित केंद्रिका नहीं होती है और नहीं केंद्रक झिल्ली होती है, क्योंकि इसमें से ATS के जगह पे 70S होता है राइबोसोम। बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया में न तो केंद्रक झिल्ली होती है और न केंद्रिका, उनमें ATS की जगह 70S प्रकार के छोटे राइबोसोम मिलते हैं।
अगले सवाल, समान कोशिका झिल्ली की मूल संरचना में क्या नहीं होता है? सवाल है कि समान कोशिका झिल्ली की मूल संरचना में क्या नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टी। क्या होगा? क्रिस्टी। बोलेंगे कि क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के मुड़ने से बनती है। यह सामान्य प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली की बाहरी संरचना का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल, पादप कोशिका को आपस में जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को क्या कहते हैं? पादप कोशिका को आपस में जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन बी। बोलेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा का सूक्ष्म नलिकाएं या साइटोप्लाज्मिक धागे जो पड़ोसी पादप कोशिकाओं के भित्ति के पार कर जाकर उन्हें आपस में जोड़ने का काम करती है। अगला सवाल, प्लाज्मा झिल्ली का सबसे मुख्य और विशिष्ट गुण कौन सा होता है? यानी प्लाज्मा जो झिल्ली है इसका मुख्य और विशिष्ट गुण कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा चयनात्मक अर्ध परागमयता। बोलेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक अर्ध परागमयता होती है, यानी यह सिर्फ जरूरी पदार्थों को ही कोशिका के अंदर बाहर आने जाने देती है। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर किस रचना का निर्माण करती है? यह सवाल पिछले कुछ सवाल के पीछे था। बोलेंगे ऑप्शन सी होगा क्रिस्टी का निर्माण करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली अंदर की तरफ धंसकर उंगली जैसी मुड़ी हुई रचनाएं बनाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। यह श्वसन का क्षेत्र बढ़ाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग जो है आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो ये बात हम क्लास में कई बार बताए हैं कि आत्महत्या की थैली किसको कहेंगे? तो लाइसोसोम की। बोलेंगे कि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम ऑटोमेटिक फट जाता है। इसके पाचक एंजाइम अपने ही कोशिका को पचाकर नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला सवाल, केंद्रक के अतिरिक्त और किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए होता है? केंद्रक के अतिरिक्त हम तो जानते ही हैं कि केंद्रक में ही होता है डीएनए, लेकिन केंद्रक के अतिरिक्त यानी केंद्रक को छोड़ करके और भी एक ऐसा अंग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, यानी उसका स्वयं का डीएनए होता है। ये राइट आंसर होगा ए और बी दोनों का, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का, यानी दोनों में होता है, एक में नहीं दोनों में होता है। अगला सवाल, इसमें ये बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों अर्ध स्वायत्त अंगक है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अगला सवाल, गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स का निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थों से होता है? इसका राइट आंसर होगा डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से। डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से। बोलेंगे कि गुणसूत्र मुख्य रूप से अत्यंत लिपटे हुए न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन के मेल से बने क्रोमोटिन नेटवर्क होते हैं। यह है। अगला सवाल, जैव विकास के क्रम में निम्नलिखित में से किसके उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? इसका राइट आंसर होगा सुस्पष्ट यानी केंद्रक झिल्ली का। बोलेंगे शुरुआती जीव यानी प्रोकैरियोटिक यानी छोटे छोटे जीव बिना केंद्रक झिल्ली के थे। जैव विकास में सुस्पष्ट और सुरक्षित केंद्रक झिल्ली का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ बाद में हुआ है। अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे पहले किस प्रकार के जीवों का उत्पत्ति हुआ था? कौन से जीव सबसे पहले आए थे? ये सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आए थे। सबसे पहले कौन सा जीव आए थे? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। बोलेंगे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में सबसे सरल और प्राचीन संरचना वाले जीव प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और आर्किया का उदय हुआ था। अगला सवाल, मनुष्यों के युग्मक जैसे शुक्राणु या अंडाणु में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा
23 गुणसूत्र होते हैं। अगर या तो शुक्राणु पूछे या तो अंडाणु पूछे, ये दोनों में 23 ही होते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 46 होगा, लेकिन केवल एक में पूछा है इसलिए 23 गुणसूत्र होंगे। यहाँ पर 23 जोड़ा नहीं बोलना है, बोलेंगे मनुष्य की सामान्य काय की कोशिका में 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जनन कोशिकाओं या युग्मक में केवल आधी संख्या यानी 23 गुणसूत्र होते हैं, जो अभी समझाएं। अगला सवाल 36, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला एकमात्र झिल्ली रहित अंगक कौन है? जी यानी जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है वह कौन है? इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगक नहीं होते हैं। राइबोसोम यानी इसमें 70S ही एकमात्र ऐसा अंगक है जिस पर कोई झिल्ली नहीं होती है और यह यहाँ पाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? सबसे फेमस क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसे एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य केंद्र है? यानी कोशिका का वह कौन सा अंग है जो प्रोटीन बनाता है? इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम बोलेंगे कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह अमीनो एसिड को आपस में जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले बायोप्लास्ट के रूप में किसे पुकारा गया था? यह किसे पुकारा था? इसका राइट आंसर होगा रिचर्ड आल्टमैन। रिचर्ड आल्टमैन बोलेंगे कि रिचर्ड आल्टमैन 1990 में इस अंगक का खोज की और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। बाद में कार्ल बेंडा ने इसका नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। याद रखना, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया कि आनुवांशिक गुणों को ढोने का कार्य जीन करता है? कौन सा वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले खोज किए थे कि आनुवांशिक जो गुण होते हैं वो सभी का ढोने के काम या बताने का काम कौन करता है? जीन करता है। इसका राइट आंसर होगा थॉमस हंट मॉर्गन। बोलेंगे कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, एक प्रकार फल मक्खी होती है, पर प्रयोग करके साबित किया कि गुणसूत्रों पर मौजूद जीन ही आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुकोशिकीय की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुकोशिकीय श्रेणी में नहीं आता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी का सभी एक कोशिकीय जीव के रूप में है। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। कौन कौन है? तो ये भी एक कोशिकीय है, ये भी मलेरिया यानी परजीवी एक कोशिकीय है, और ये भी एक कोशिकीय यानी बहुकोशिकीय की श्रेणी में ये नहीं आते हैं। याद रखना, तो बोलेंगे यहाँ अमीबा, मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम और काला ज्वर परजीवी यानी लिस्मेनिया, ये सभी किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले एकल कोशिकीय जीव होते हैं, यानी ये सभी का सभी बायोकोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय हैं। सवाल था कि कौन सा जीव बहुकोशिकीय श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इनमें से कोई नहीं आते हैं। उपयुक्त सही। अगला सवाल, कोशिकाओं के अंदर बाहर पदार्थों को आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली झिल्ली है, वह झिल्ली का नाम बताओ। वह झिल्ली कौन सी होगी भाई? नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका ही झिल्ली है। वह झिल्ली का नाम कोशिका की झिल्ली ही है। बोलेंगे कि कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि वह बाहरी परत है जो तय करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा अणु आएंगे और कौन सा बाहर जाएंगे। अगला सवाल, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो कौन सा अंगक अपने आप फट जाती है? इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला सवाल, पौधे की पत्तियों में गैसेज यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विसरण द्वारा। विसरण द्वारा। बोलेंगे कि गैसों का आदान प्रदान उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर
विसरण प्रक्रिया द्वारा पतियों के रंध्रों के माध्यम से होता है। अगला सवाल, जब किसी जीव पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। सवाल है कि जब जीवित पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। इसका आंसर होगा कि जीव प्रद्रव संकुचित हो जाएगा। जीव द्रव जो है वह संकुचित हो जाएगा। बोलेंगे कि अति पराशरी घोल में रखने पर बाह्य परासरण के कारण पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका के अंदर जीव द्रव सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों यानी मूल रोम द्वारा भूमि से जल का अवशोषण होना कैसी उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा परासरण का उदाहरण है। बोलेंगे मिट्टी में पानी की सांद्रता अधिक होती है और जड़ की कोशिकाओं में कम, अतः जल अर्धपरागमय झिल्ली को पार कर परासरण विधि से जड़ों में प्रवेश करता है। अगला सवाल, कोशिका द्रव में फैले अनियमित झिल्लीदार नलिकाओं को जटिल तंत्र को क्या कहते हैं। सवाल है कि कोशिका का द्रव जो फैले अनियमित झिल्लीदार नलिकाओं के जटिल तंत्र को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जलिका। बोलेंगे कोशिका में नलिकाओं और सीट का जो विशाल और जटिल जाल फैला होता है उसे ही अंतःप्रद्रवी जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, शॉर्टकट में ईआर कहते हैं। अगला सवाल, पौधे के फूलों और फलों को आकर्षक अंग प्रदान करने वाले लवक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक, क्योंकि यह फूल में रंग प्रदान करता है। बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट जो है यह रंगीन पिगमेंट जैसी कैरोटीन और जैंथोफिल होते हैं जो फूलों और फलों को लाल, पीला या नारंगी आकर्षक रंग देते हैं और खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट सवाल, कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े अर्ध तरल को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा केंद्रक द्रव। सवाल था कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े अर्ध तरल को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। बोलेंगे कि केंद्रक द्रव के अंदर घिरे हुए पारदर्शी गाढ़े या कोलाइडल तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसे क्रोमोटिन धागे तैरते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस प्रकार की कोशिकाओं में बहुत बड़ी और अस्थायी रसधानी पाई जाती है। किस प्रकार की कोशिकाओं में बहुत बड़ी और अस्थायी रसधानी पाई जाती है। तो बोलेंगे ऑप्शन बी परिपक्व पादप कोशिकाओं में। बोलेंगे परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कभी कभी कोशिका का 90% तक आयतन घेर लेती है और कठोरता देती है। अगला सवाल, आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई जीन वास्तव में किसके बने होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए डीएनए के क्रियात्मक खंड से। बोलेंगे जीन डीएनए के उस छोटे और विशिष्ट क्रियात्मक टुकड़े या खंड को कहते हैं जिसमें किसी खास प्रोटीन का लक्षण बनाने का कोड छिपा होता है। अगला सवाल, कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं एवं वृद्धि मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूक्लियस द्वारा। बोलेंगे केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रण कक्ष है जो अपने डीएनए और आरएनए की मदद से कोशिका के भीतर होने वाले सभी रासायनिक व जैविक क्रियाओं को संभालता है। अगला सवाल, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की प्रकृति कैसी होती है। ये पादप कोशिकाओं में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णतः परागमय। और अगर पूछता कि जंतु कोशिका में क्या होता तो अर्ध परागमय होता। बोलेंगे कोशिका भित्ति पानी और उसमें घुले हुए सभी पदार्थों के लिए पूरी तरह से परागमय होती है, यह पदार्थों को रोकती नहीं है। अगला सवाल,
यदि किसी कोशिका में राइबोसोम की पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो कौन सा कार्य रुक जाएगा? तो इसका आंसर इजी होगा कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, यानी प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। बोलेंगे चूंकि राइबोसोम ही वह स्थान है जहां अमीनो एसिड से प्रोटीन की कड़ियां बनती है, यानी प्रोटीन बनती है। इसके बिना कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण पूरी तरह से ठप हो जाता है या ठप हो जाएगा। अगला सवाल, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल के बाहरी जीवित आवरण या घेरे को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि जंतु कोशिका के चारों तरफ जो आवरण होते हैं उस आवरण को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली कहेंगे। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, हम लोग जानते हैं। इसके सबसे बाहरी सुरक्षात्मक और सजीव परत की कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अगला सवाल, वैसे सूक्ष्म जीव जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली और झिल्लीदार अंगक नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बोलेंगे प्रोकैरियोट्स वे आदि जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में आदि केंद्र होता है, अर्थात केंद्रक सामग्री बिना किसी सुरक्षात्मक केंद्र झिल्ली के बिखरी रहती है। तो ये आज का लास्ट सवाल था। अब ये बायोलॉजी चैप्टर, यानी ऐसे तो ये एनसीईआरटी के थ्रू 5th चैप्टर है, लेकिन अगर स्पेशली कहेंगे तो चैप्टर नंबर ये 1 है कि सभी 56 महत्वपूर्ण जो सवाल थे और व्याख्या पूरी हो चुकी है उनका। अगर वीडियो अच्छी लगी